एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज था 19 मार्च को पेपर ओएसएससी स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। जो भी लोग पेपर दे के आए होंगे उनके पास आपका ABCD करके जो सेट होगा, सीरीज सेट जिसको हम कहेंगे, लेकिन जिन्होंने पेपर नहीं दिया है वो लोग इस पेपर को एक बार ज़रूर देखना। यहाँ पर स्पेशली जो आपको प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आपके हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन के लिए अलग से जो क्राइटेरिया दिया गया था एज ए सिलेबस, वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं कि आपने क्लिनिकल सेटिंग में किस तरीके से काम किया है। नेगेटिव मार्किंग थी, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी छोड़े हुए हैं। यहाँ पर जो पेपर आता है वो SSC का पेपर हमेशा ऑफलाइन मोड में होता है। OMR आंसर सीट बेस्ड आपको क्वेश्चन फिलअप करने होते हैं। 100 नंबर का आपका पेपर होता है। तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर दिया जाता है, 1/4 या फिर हमें कह सकते हैं 0.25 मार्क्स है जो रॉन्ग आंसर पे या फिर आपने एक क्वेश्चन के कुछ ज़्यादा आंसर दे दिए तो काटा जाता है। 3 पार्ट में टोटल पूरा पेपर होता है। पार्ट फर्स्ट में आपका अरिथमेटिक आएगा, इंग्लिश उड़िया वर्जन में जो दोनों लैंग्वेज में रहेगा। उड़ीसा की जो लैंग्वेज है उड़िया, तो वहाँ पर इंग्लिश और उड़िया दोनों लैंग्वेज में रहेगा ये सेक्शन। बाकी जो आपका नर्सिंग सेक्शन है वो ओनली इंग्लिश में रहेगा। 5 नंबर की इंग्लिश आती है, बाकी 85% क्वेश्चन आपको नर्सिंग के आएंगे। पूरा पेपर है जो हम यहाँ पे आपके साथ सॉल्व करेंगे आज। फर्स्ट थिंग कि पहले हम जो नर्सिंग सेक्शन है वो सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर अरिथमेटिक वाला और इंग्लिश वाला। आप चाहें तो इसको एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नर्सिंग सेक्शन सॉल्व करेंगे। पेपर का फॉर्मेट अच्छा है इसलिए मैंने आपको टाइप नहीं किया ताकि आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। पूरे आंसर सॉल्व किए गए हैं, और यदि इनकेस आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत दिया है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके उन कमेंट्स के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट क्लास होती है, यदि मैंने कोई आंसर गलत किया होगा तो उसका आंसर आपको बता पाऊँ। क्लियर? तो यहाँ पर आई होप आपको पेपर पूरा प्रॉपर अच्छे से विजिबल हो रहा हो। थोड़ा सा जूम करेंगे हम। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन? ये हमने 2 दिन पहले की क्लास में ही पढ़ा है। पार्चुरेशन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के बाद कौन सा हार्मोन है जो मिल्क के सीक्रेशन में हेल्प करेगा? ICHS, प्रोलैक्टिन, ACTH या फिर ऑक्सीटोसिन? तो यहाँ पर आपको इन 2 हार्मोन्स फर्स्ट में है जो आपको अपना मार्क टिक करना था। आंसर वो था प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। मिल्क सीक्रेशन वाला हार्मोन कहा है आपको, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा प्रोलैक्टिन। यदि मिल्क का इजेक्शन सीक्रेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है कि आफ्टर पार्चुरेशन के बाद कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा मिल्क सीक्रेशन के लिए, तो वो होगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट था आपको क्वेश्चन, A baby is entered into the hospital with a history of projectile vomiting after each feeding. On examination, it is found that the pyloric sphincter is thickened and does not open readily because of the baby's loss of gastric juice. Blood probably indicates. तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने आपको ये जो नीचे वाली लाइन है यहाँ पे कहा है कि प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग की हिस्ट्री है। तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चे को पाइलोरिक स्टोनिस होने के चांसेस हैं। इन्होंने यहाँ पे बताया भी है कि जो पाइलोरिक स्पिंचर क्या है, थिक है, जिसके कारण ओपन नहीं हो पाए प्रॉपर्ली। अब यहाँ पर बेबी का जो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग के कारण गैस्ट्रिक जूस और जो ब्लड है वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, जिसके कारण बेबी में क्या हो सकता है, एसिडोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस, एल्कलोसिस या फिर एक्सेसिवली लो pH। तो यहाँ पर बच्चे के लिए एल्कलोसिस डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? एल्कलोसिस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 19, लाइट रेज एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय? लाइट रेज आँखों में एंटर करती हैं आपकी, तो कौन कंट्रोल करेगा? पीपल, आइरिस, कॉर्निया या फिर लेंस? तो जो लाइट रेज का कंट्रोल करने का काम है ये कौन करेगा? ये करेगा पीपल। नेक्स्ट वन इज गैलोस ट्रैक्शन इज यूज्ड फॉर? ये क्वेश्चन विथ इमेज के पढ़ा है आपने कई बार। गैलोस ट्रैक्शन को हम कब यूज़ करते हैं? फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ फीमर, फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर, फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस या फिर फ्रैक्चर ऑफ टीबिया।
तो यहाँ पर मैं आपको एक हिंट कर दूँ कि गैलोस ट्रैक्शन फीमर के लिए यूज़ किया जाता है जब फ्रैक्चर फीमर के साफ्ट पार्ट से हुआ हो। कहाँ से? साफ्ट पार्ट से हुआ हो। फीमर है जो ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी हड्डी है, लॉन्गेस्ट बोन है। फ्रैक्चर साफ्ट ऑफ फीमर के यहाँ पर गैलोस ट्रैक्शन को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज इन एन इन्फेंट टू रिसीव thyroxine sodium 0.35 mg once a day orally. The medication is available in elixir form 0.25 mg per ml. How much elixir should the nurse administer? तो यहाँ पर आपको थायरोक्सिन सोडियम देना है बच्चे के लिए। तो यहाँ पर 0.35 mg once a day देना है ओरली। तो यहाँ पर यदि आपको एलेक्सर फॉर्म में मेडिकेशन अवेलेबल होती है तो आप कितना एडमिनिस्टर करेंगे? 1.5 ml, 1.3 ml, 2.4 ml या फिर 1.0 ml। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि आपको क्या करना है, कितना देना है, कितने ml देंगे आप। तो यहाँ पे आप देंगे बच्चे को 1.4 ml। नेक्स्ट इज As a safety alert, the nurse is aware the following medication is never given directly intravenously. तो यहाँ पर कौन सी मेडिसिन है जिसको हम डायरेक्ट आईवी रूट से नहीं दे सकते हैं? पोटेशियम क्लोराइड, लेजिक्स, डेक्सट्रोज या फिर कैल्शियम ग्लूकानेट। कौन सी मेडिसिन है हम जो कि डायरेक्ट कैसे नहीं दे सकते हैं? आईवी रूट से नहीं दे सकते हैं। तो इनमें से आप लोग मार्क कीजिए, आप लोग भी मार्क कर सकते हैं यहाँ पे आंसर, ताकि आपके लिए इजी रहे। तो यहाँ पर हमेशा पोटेशियम क्लोराइड को डायरेक्ट आईवी रूट से इन्फ्यूज़ नहीं किया जाता है। इसका एक ही रीज़न है कि यदि आपने इसको डायरेक्ट क्या किया, आईवी रूट के थ्रू दिया, तो ये क्या करेगा, सीधा आपको कार्डियक अरेस्ट लाने की सिचुएशन बना देगा। क्या करेगा? कार्डियक सिचुएशन लाने की कंडीशन है जो बना देगा। इसीलिए पोटेशियम क्लोराइड को कभी भी डायरेक्ट आईवी रूट से नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट इज एन एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट शोज पीएच 7.20, PCO2 35 mm, HgHCO3 -20 MEQ per liter। द फाइंडिंग्स आर सजेस्टिव ऑफ। तो यहाँ पर पीएच वैल्यू कितनी है, सॉरी यहाँ पर जो पीएच वैल्यू कितनी है 7.20, PCO2 35 mm, Hg, HCO3 20 MEQ पर लीटर है। तो यहाँ पर क्या है जो सिचुएशन आएगी, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, एल्कलोसिस है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर रखनी है कि जब भी आपको बात की जाती है तो पीएच वैल्यू किस में घटती है आपकी, एसिडोसिस में। किस में घटेगी? एसिडोसिस में पीएच वैल्यू घटेगी। और जो PCO2 और H3O है क्या रहेगी, ये भी घटेगी। तो यहाँ पर तीनों सिचुएशन आ रही हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट है यहाँ पे आप इसका ड्रग डोज है जो कैलकुलेट करना, ड्रॉप फैक्टर 10 GTT पर ml दिया हुआ है। फ्लो रेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, आपके लिए छोड़ा है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एबीजी एनालिसिस ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम। तो एबीजी एनालिसिस में ब्लड आप कहाँ से कलेक्ट करेंगे, आर्टरी से, वेन से, कैपिलरी, किट कैन टेकन फ्रॉम एनी साइड। तो एबीजी एनालिसिस में ब्लड कलेक्ट किया जाता है आर्टरी से। कहाँ से? आर्टरी से। नेक्स्ट वन इज व्हेन टेकिंग एपिकल पल्स वेयर शुड द नर्स प्लेस द स्टेथोस्कोप। जब आप एपिकल पल्स चेक कर रहे हैं तो स्टेथोस्कोप को कहाँ रखेंगे, जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द मीडियन पॉइंट ऑफ द स्टर्नम, in the 5th intercostal space at the left mid-clavicular line, between 6th and 7th ribs at the left and axillary line, between 3rd and 4th ribs and to the left to the sternum। तो यहाँ पर जब आप एपिकल पल्स चेक करते हैं तो आप स्टेथोस्कोप को कहाँ रखेंगे, 5th intercostal space at the left mid-clavicular line में। नेक्स्ट है IM इंजेक्शन कि IM इंजेक्शन के लिए आप कितने डिग्री एंगल का यूज़ करेंगे मसल्स में IM इंजेक्शन इंजेक्ट करने के लिए, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री। कितने डिग्री एंगल पर आप इंजेक्शन लगाएंगे, तो ये आप लगाएंगे 90 डिग्री पर। कितने पे? 90 पर। नेक्स्ट इज द न्यूट्रिएंट दैट प्रोवाइड्स द बॉडी प्रिफर्ड एनर्जी सोर्स।
तो बॉडी का जो प्रेफर्ड एनर्जी सोर्स न्यूट्रिएंट्स है वो कौन सा, फैट, प्रोटीन, विटामिन की कार्बोहाइड्रेट। ये यहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट आएगा, क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट। बॉडी बिल्डिंग फूड पूछते तब आप प्रोटीन कहते। नेक्स्ट इज a nurse observed that the fingers of the casted forearm of a patient with fracture ulna are pale, cool and capillary riffling is delayed. She has to interrupt it as। तो यहाँ पर एज अ नर्स आप किसी पर्सन की केयर करते हैं, तो जो कास्ट प्लास्टर कास्ट है क्या है यहाँ पर, फोरआर्म के यहाँ पर आपको स्पेशली अल्ना फ्रैक्चर हुआ है, पेल देखने को मिल रहा, कूल है, कैपिलरी रिफलिंग डिले हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, नर्व इम्पेयरमेंट इज डेवलपिंग इन द फिंगर, आर्टियल ब्लड सप्लाई इज टू फिंगर इज रिड्यूस्ड, नॉर्मल फाइंडिंग वीनस स्टेसिस अकरिंग इन द फिंगर। तो ऐसे केस में ये जो पूरी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ये है आपका कि आर्टियल ब्लड सप्लाई क्या हो रही है, यहाँ पे स्लो हो रही है, जिसके कारण पैलनेस है, कूल है, कैपिलरी रिफलिंग टाइम क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। ऐसे केस में आप जो कास्ट है फोरआर्म के लिए उसको थोड़ा सा लूज है जो कर सकते हैं ताकि प्रॉपर ब्लड की सप्लाई हो सके। नेक्स्ट वन इज व्हाइल गिविंग एनजी ट्यूब फीडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशन। तो जब भी आप एनजी ट्यूब से फीड करा रहे हैं मरीज के लिए तो क्या कॉम्प्लिकेशन आप प्रिवेंट कर सकते हैं। एडवांस ट्यूब 2 सेंटीमीटर प्लस विथ 20 ml ऑफ एयर, प्रोवाइड हाई फॉलोअर्स पोजीशन, प्लग द एयर वेंट ड्यूरिंग द फीडिंग। तो यदि हमें पेशेंट में कुछ कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है तो आप पेशेंट को हाई फॉलोअर्स पोजीशन देके जो कॉम्प्लिकेशन है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर ऑल द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन आर करेक्ट व्हेन यूजिंग द जेट ट्रैक मेथड ऑफ ड्रग इंजेक्शन एक्सेप्ट। जेट ट्रैक मेथड में आपकी जो इंटरवेंशन है सभी सही है किसी एक को छोड़कर। प्रिपेयर द इंजेक्शन साइट विथ एल्कोहल, यूज अ नीडल दैट्स एटलीस्ट 1 inch लॉन्ग, एस्पिरेट फॉर ब्लड बिफोर इंजेक्शन, या फिर रब द साइट विगरसली आफ्टर द इंजेक्शन टू प्रमोट द एब्जॉर्प्शन। कभी भी जेट ट्रैक मेथड से जब भी आप मेडिकेशन लगाते हैं तो इसका एक ही एम होता है कि मेडिकेशन दूसरे टिश्यू में लीक ना हो पाए। क्लियर। अब लेकिन यहाँ पे जो मेडिकेशन आपको दूसरे टिश्यू में लीक नहीं करना है तो ऐसे केस में कभी भी जेट ट्रैक मेथड से जो मेडिकेशन लगाई जाती है उनको विगोरसली रब नहीं किया जाता, अदरवाइज टिश्यू इरिटेशन के साथ साथ मेडिकेशन को दूसरे टिश्यू में भी पहुंचा सकती हैं। इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, डी। नेक्स्ट वन इज नर्स इज अबाउट टू कैथेटराइज ब्लैडर ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी, शी शुड बी अवेयर दैट ऑल द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट फीमेल यूरेथ्रा आर ट्रू एक्सेप्ट। फीमेल यूरेथ्रा को लेके सब कुछ सही है किसी एक को छोड़कर। कुछ क्वेश्चन में इस पेपर में आपको बता दूं, मैं आगे आपको बताऊंगी कि 2 क्वेश्चन सेम आए हुए हैं, तो मे भी हो सकता है जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसका कुछ बोनस मिलेगा या फिर कुछ ऐड कर दिया जाएगा। इट इज़ अबाउट 1.5 inch इन लेंथ, इट्स पोस्टीरियर टू वेजाइनल ऑरिफिस, इट्स प्रियर्स थ्रो यूरोजेनाइटल डायफ्राम, या फिर इट इज़ स्ट्रेट एंड ऑफर्स माइनर रेसिस्टेंस फॉर कैथेटराइजेशन। तो जो फीमेल का जो यूरेथ्रा है मेल यूरेथ्रा से यदि आप कंपेयर करते हैं तो फीमेल यूरेथ्रा शॉर्ट साइज में होता है, इसलिए यूटीआई भी सबसे ज़्यादा फीमेल्स को होता है। आपने मेल में बहुत रेयर केस में यूटीआई सुना होगा। तो यहाँ पर फीमेल यूरेथ्रा को लेके सब चीज़ें सही हैं किसी एक को छोड़कर, तो वो होगा पोस्टीरियर टू वेजाइनल ऑरिफिस। ये ऐसा नहीं है अपर पार्ट में रहेगा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज टू डू परकसन एंड पोस्टल ड्रेनेज ऑफ लंग्स ब्रोंकिएक्टेसिस, व्हाट बॉडी पोजीशन ऑफ द पेशेंट नर्स शुड यूज। तो आप परकसन करते हैं मरीज के लिए, तो यहाँ पर आप कौन सी पोजीशन देंगे, सुपाइन, प्रॉन, डेक्यूबिटस या फिर सेमी फॉलोअर्स। तो यहाँ पर ड्रेनेज के लिए, पोस्टल ड्रेनेज के लिए मरीज को ब्रोंकिएक्टेसिस है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कौन सी पोजीशन देना है, तो आप यहाँ पे देंगे प्रॉन पोजीशन। नेक्स्ट इज द एल्बो टू द रिस्ट, डिस्टल, लेटरल, वेंट्रल की प्रॉक्सिमल। तो ये क्या है, एल्बो इज डिस्टल टू द रिस्ट, क्या है, एल्बो इज डिस्टल टू द रिस्ट। नेक्स्ट इज गीता रिटर्न फ्रॉम पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट रिकवरी रूम विथ अ नासोगैस्ट्रिक ट्यूब इन प्लेस फॉलोइंग अ गॉल ब्लैडर सर्जरी, सी कंटिन्यूज कंप्लेन ऑफ नोजिया, विच एक्शन वुड द नर्स टेक। तो यहाँ पर गीता नाम की पेशेंट पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट से वापस आई हुई है,
एनजी ट्यूब है अभी उसके लिए, क्योंकि गॉल ब्लैडर सर्जरी हुई है तो उसको बार बार नोजिया हो रहा है। तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे? कॉल द फिजिशियन इमीडिएटली, एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब्ड एंटीएमेटिक, चेक द पेटेंसी ऑफ द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फॉर एनी ऑब्स्ट्रक्शन, या फिर चेंज द पेशेंट पोजीशन। तो यहाँ पर यदि मरीज को बार बार क्या हो रहा है, नोजिया फील हो रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एनजी ट्यूब की पेटेंसी को चेक करना है कि एनजी ट्यूब प्रॉपर है या नहीं। कुछ एनजी ट्यूब के कारण तो कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहे हैं, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है इसलिए। नेक्स्ट वन इज अ क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर ब्रोंकोस्कोपी। When teaching the client what to expect afterwards, the nurse highest priority of information would be। तो यदि मरीज के लिए क्या होना है, ब्रोंकोस्कोपी होने वाली है, शेड्यूल है पहले से, तो कोई भी प्रोसीजर होता है उसके पहले नर्स आप पेशेंट को बताएंगे कि इस प्रोसीजर में क्या होगा, आपको किस तरीके से हॉस्पिटल आना है कल। तो यहाँ पर ऑप्शन है फूड एंड फ्रूट्स विल बी विथहेल्ड फॉर एटलीस्ट 2 आवर, वार्म सलाइन गार्गल्स विल डन क्वार्टरली 2 आवर, coughing and deep breathing exercise will be done quarterly 2 hours, only ice chips and cold liquids will be allowed initially। फर्स्ट थिंग, जब भी ब्रोंकोस्कोपी होती है मतलब यहाँ पर आपके ब्रोंकाई को पूरा विजुअलाइज किया जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे केस में एटलीस्ट 8 घंटे पहले ही पेशेंट को कहा जाता है कि आप कुछ भी ना खाएं पिए। तो यहाँ पर भी आपको वही करना है, यहाँ पे 2 घंटे का एटलीस्ट 8 घंटे तक भी यहाँ पे पेशेंट को खाने पीने के लिए मना किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपका, द क्लाइंट प्रेजेंट विद सीवियर रेक्टल ब्लीडिंग, 16 डायरियल स्टूल्स अ डे, सीवियर एब्डोमिनल पेन, टेनेस्मस एंड डिहाइड्रेशन। बिकॉज ऑफ दीज सिम्टम्स द नर्स शुड बी अलर्ट फॉर अदर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ दैट डिसीज। तो यहाँ पर मरीज के लिए कहा गया है कि पर्सन को रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है, उसके साथ में 16 बार डायरियल स्टूल हो गए हैं, उसके सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो एज अ नर्स आप किस चीज़ क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आपको लगेगा कि ये क्रॉन्स डिसीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, डायबिटिकोलाइटिस है कि पेरिटोनाइटिस है। तो यहाँ पर जो सिम्टम बताए गए हैं कि 16 डायरियल स्टूल हो गए एक दिन में, 16 बार पर्सन क्या हो गया, डायरिया टाइप से उसको स्टूल पास किए हैं उसने। फिर यहाँ पर मरीज के लिए क्या हुआ है, पेन भी हो रहा है। तो ये जो पूरे साइन है यहाँ पर, ये सभी साइन किसके हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस के। किसके? अल्सरेटिव कोलाइटिस के, क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ है जिसमें आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, इसके कारण आपको पेन भी होगा, पेन होने के साथ साथ डायरिया भी होगा, आपको क्रैम्स टाइप से भी होंगे। तो यहाँ पर ये सबके अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्लियर? नेक्स्ट इज एन एडल्ट हैड जस्ट बीन ब्रॉट इन एन एम्बुलेंस आफ्टर अ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। एडल्ट के लिए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल लाया गया। व्हेन असेसिंग द क्लाइंट द नर्स कुड एक्सपेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन कुड हैव रिजल्टेड फ्रॉम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन। कौन सा साइन बताएगा कि पर्सन का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हुआ है, या फिर यहाँ पे कुछ चोट लगी है। रैपिड पल्स एंड इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, डिक्रीज फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग, रिजिड पोस्चर एंड अल्टर्ड परसेप्चुअल फोकस, या फिर इंक्रीज अवेयरनेस एंड अटेंशन। तो यहाँ पर क्या चीज़ें बताएगा कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हुआ है, तो वो होगा यहाँ पे आपका रैपिड पल्स एंड इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। जो फाइट और फ्लाइट आइडिया है वो भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण ही होंगे। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि पल्स रेट और रेस्पिरेटरी रेट दोनों बढ़ी हुई हैं। नेक्स्ट, नर्स इज परफॉर्मिंग CPR ऑफ एन एडल्ट पेशेंट। व्हेन परफॉर्मिंग चेस्ट कंप्रेशन द नर्स अंडरस्टैंड द करेक्ट हैंड प्लेसमेंट इज लोकेटेड ओवर। तो CPR जब आप देते हैं तो आपका सही हाथ है जो कहाँ पर होना चाहिए, अपर हाफ ऑफ द स्टर्नम, अपर थर्ड ऑफ स्टर्नम, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, लोअर थर्ड ऑफ स्टर्नम। CPR देते टाइम आपका जो हाथ है कहाँ पे होना चाहिए, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम में। नेक्स्ट इज द क्लाइंट हैज क्लियर ड्रेनेज फ्रॉम द नोज एंड ईयर्स आफ्टर हेड इंजरी। हाउ कैन द नर्स डिटरमाइन इफ द ड्रेनेज इज CSF। तो यदि कुछ चोट लगी है जिसके हेड इंजरी के कारण नाक और आपके नाक से साथ ही साथ ईयर से जो फ्लूइड बाहर आ रहा है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो फ्लूइड आ रहा है
ड्रेनेज हो रहा है एक्चुअल में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है या नहीं। मेजर द पीएच ऑफ द फ्लूइड, मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड, टेस्ट फॉर ग्लूकोज या फिर टेस्ट फॉर क्लोराइड्स। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें बताई गई हैं कि जो ड्रेनेज हो रहा है आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि CSF है, तो आप यहाँ पे कैसे पता करेंगे, ग्लूकोज के थ्रू टेस्ट करेंगे कि यदि इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है या नहीं। नेक्स्ट इज अ नर्स इज परफॉर्मिंग CPR ऑन ऑफ एन एडल्ट, व्हेन परफॉर्मिंग चेस्ट कंप्रेशन द नर्स अंडरस्टैंड द करेक्ट हैंड प्लेसमेंट लोकेटेड ओवर द। तो यहाँ पर भी वही सेम आंसर मैंने आपसे पहले कहा था, क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 41, ये दो सेम क्वेश्चन हैं। अब इनका जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि आपने यदि एक जगह सही किया एक जगह गलत, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसको मैच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज डिसीज कॉज प्रीडोमिनेंटरी सेंसरी लॉस। कौन सी डिसीज में सेंसरी लॉस हो, ग्लीनवेयर सिंड्रोम में, डिप्थीरिया में, लीड पॉइजनिंग में कि डायबिटीज़ में। यहाँ पर कहा है कि प्रीडोमिनेंटरी सेंसरी लॉस, क्या है प्रीडोमिनेंटरी सेंसरी लॉस, जो कि एक न्यूरोपैथीज टाइप से है, क्या है न्यूरोपैथीज टाइप से है। तो यहाँ पर ये जो डिसीज़ है ये कब होती है, जब ग्लीनवेयर सिंड्रोम, क्या है ग्लीनवेयर सिंड्रोम की सिचुएशन डेवलप हो रही हो तब। नेक्स्ट इज विच ऑफ द एक्शन कुड एग्रीवेट द कॉज ऑफ फ्लेयर अप्स इन अ पेशेंट्स प्रोराइटिस। ऑप्शन है स्लीपिंग इन कूल एंड ह्यूमिडिफाइड एनवायरनमेंट, डेली बाथ्स विद फ्रेगरेंट सोप, यूजिंग क्लॉथ्स मेड फ्रॉम 100% कॉटन, इंक्रीजिंग फ्लूइड इनटेक। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रूराइटिस है क्या, जब तो आप मार्क कर पाएंगे आंसर को। तो प्रूराइटिस हम क्या कहेंगे, इसको ईचिंग कहेंगे, क्या कहेंगे ईचिंग, तरीके की ईचिंग है, स्क्रैच आपकी बॉडी में आ जाएगा, खूब खुजली टाइप से होगी, आप अनकंफर्टेबल रहेंगे। तो यहाँ पर एक्शन को डेग्रीवेट द कॉज ऑफ फ्लेयर अप्स। तो प्रूराइटिस में कौन से कॉज हैं जो और ज़्यादा इसको एग्रीवेट करेंगे, फ्लूइड इंटेक से नहीं होगा, ऐसा आप 100% कॉटन के कपड़े पहनेंगे तो भी नहीं होगा आपको, एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट अच्छा ठंडा है वहाँ सोते तो भी खुजली नहीं होगी, ईचिंग नहीं होगी। आपको ये तब होगी जब आप डेली बात करते हैं किससे, फ्रेगरेंट सॉप से, अलग अलग टाइप की महकती दहकती सॉप से, क्योंकि जब ईचिंग होती है तो ये डॉक्टर भी सोप लगाने से आपको मना करते हैं, तो वही सेम चीज़ें यहाँ पे आपके लिए। नेक्स्ट वन इज आफ्टर रिसीविंग रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट शुड द नर्स सी फर्स्ट। रिपोर्ट्स आने के बाद सबसे पहले आप कौन से पेशेंट को देखेंगे। अ पेशेंट इज सिकल सेल क्राइसिस विथ एन इनफिल्ट्रेट IV, पेशेंट विथ ल्यूकेमिया हु हैज रिसीव्ड 1/2 यूनिट ऑफ पैक्ड सेल, पेशेंट शेड्यूल फॉर ब्रोंकोस्कोपी, पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ लीक कोलोस्टोमी बैग। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन से पेशेंट के लिए रहेगी, तो यहाँ पर आपकी ल्यूकेमिया वाला एटलीस्ट उसने 1/2 यूनिट पैक ब्लड रिसीव कर लिया है, ब्रोंकोस्कोपी वाले को आप बाद में देख सकते हैं, लीकी कोलोस्टोमी बैग वाले को बाद में देख सकते हैं, लेकिन जो सिकल सेल क्राइसिस वाला मरीज है इसके साथ आर या पार जाने वाली सिचुएशन डेवलप हो सकती है, तो इसको आप सबसे पहले देखेंगे। नेक्स्ट वन इज नर्स मस्ट नो दैट द मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किससे सप्लाई हो, वेंचुरा मास्क से, नेजल कैन्युला से, पार्शियल नॉन ब्रीदर मास्क से या फिर सिंपल फेस मास्क से। सबको पता है वेंचुरी मास्क से सबसे ज़्यादा अच्छे से ऑक्सीजन डिलीवरी होती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मैनिफेस्टेड बाय इंक्रीज्ड इंट्राओक्युलर प्रेशर, कौन सी कंडीशन में इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ता है, कैटरैक्ट में, कंजक्टिवाइटिस, डेक्रोसाइटिस में कि ग्लूकोमा में। ग्लूकोमा में, किसमें, ग्लूकोमा में इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ता है, जिसके कारण ऑप्टिक नर्व भी डैमेज हो जाती है, कैटरैक्ट में तो ओपेसिटी होगी लेंस पर। नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन टू डिटेक्ट द सीजर्स, सीजर्स को डिटेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, CT स्कैन करेंगे, MRI करेंगे, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम करेंगे या फिर एक्सरे करेंगे। सीजर्स का पता करने के लिए आप क्या करेंगे, EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। नेक्स्ट वन इज a major goal for the client during the first 48 hours after severe burn is to prevent hypovolemic shock. The best indicator of adequate fluid balance during this period is, तो यहाँ पर 48 घंटे हो गए हैं मरीज को जले हुए, आपने उसको
हाइपोवॉल्मिक शॉक से प्रिवेंट करने के लिए फ्लूइड रिप्लेस कर रहे हैं, तो क्या इंडिकेटर होगा कि पता चलेगा कि पेशेंट का जो फ्लूइड बॉडी बैलेंस है वो सही है या नहीं। एलिवेटेड हेमेटोक्रिट लेवल, यूरिन आउटपुट 30 to 50 ml पर आवर, चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर एस्टिमेट ऑफ फ्लूइड लॉस थ्रू द बर्न एस्कार। फर्स्ट थिंग, जब भी आप बर्न पेशेंट की केयर करते हैं आपकी प्रायोरिटी होती है कि जो फ्लूइड लॉस हुआ है उसको रिप्लेस करना, और दूसरा कि आपने जब रिप्लेस किया है उस फ्लूइड को तो उस फ्लूइड के रिप्लेसमेंट के बाद पर्सन में किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। फ्लूइड रिप्लेस आप करते हैं हाइपोवॉल्मिक शॉक से बचाने के लिए, और यहाँ पर सही सबसे अच्छा जो तरीका पता चलेगा कि सही से फ्लूइड रिप्लेस हुआ है नहीं, वो होगा आउटपुट किसकी, यूरिन आउटपुट। तो यहाँ पर भी आपका आंसर होगा कि यूरिन आउटपुट ऑफ 30 to 50 ml पर आवर। नेक्स्ट वन इज टू अवॉइड पुलिंग द यूरिनरी कैथेटर, नर्स शुड टेप द कैथेटर ऑन पेशेंट। तो यूरिनरी कैथेटर को रिमूव करने के लिए, पुल आउट करने के लिए आप किस तरीके से कैथेटर को जो लगा सकते हैं, अपर थाई में, लोअर थाई में, कि हैंड लेग की फुट में। तो अपर थाई में, कहाँ पर, अपर थाई में। अवॉइड पुलिंग द यूरिनरी कैथेटर, नर्स शुड टेप द कैथेटर ऑन पेशेंट्स अपर थाई। नेक्स्ट वन इज a 55-year-old male patient who is diagnosed with an evolving in myocardial infarction insists on going home। 55 साल का मरीज है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है, इंसिस्ट कर रहा है कि उसको घर जाना है। नर्स इनकरेज द पेशेंट टू बी एडमिटेड बिकॉज द ग्रेटेस्ट रिस्क विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स सस्टेनिंग एन MI इज। तो यदि मेल 55 साल का है, उसको MI अटैक आया हुआ है, डायग्नोस हुआ है, तो 24 आवर तक आप उसको घर जाने से मना इसलिए कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसमें सडन डेथ भी हो सकती है। क्या है, सडन डेथ भी हो सकती है। एज्ड पर्सन 55 ईयर का है, तो यहाँ पर आप ऐसे केस में पर्सन को सडन डेथ से बचाने के लिए उसको एटलीस्ट इसलिए इनकरेज कर रहे हैं कि आप पहले 24 आवर हॉस्पिटल में ही स्टे कीजिए। क्लियर। नेक्स्ट इज नर्स हैज़ टू अप्लाई एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट टू अ न्यूबॉर्न चाइल्ड। विच एरिया ऑफ आइज इज सपोज टू प्लेस इट। एरिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं ऑइंटमेंट बच्चे को, तो आप कहाँ पे देंगे, ऑन द कॉर्निया, अंडर द आईलेट्स, लोअर कंजक्टिवा कि अपर कंजक्टिवा में। तो ये आप देंगे अंडर द आईलेट्स में, कहाँ पे, अंडर द आईलेट्स। नेक्स्ट इज द नर्स इज केयरिंग एन एनीमिक पेशेंट, व्हाट फाइंडिंग्स वुड सजेस्ट दैट इट इज एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया। ये क्वेश्चन आपने यदि JIPMER का पेपर देखा होगा, आई थिंक 2013 का, तो उसमें से इस पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन आए हुए हैं। प्लीज़ आप लोग एक बार चेक करना, JIPMER का 2013 का पेपर स्टाफ नर्स के लिए हुआ था 2013 में। उस पेपर को यदि जिन्होंने सॉल्व किया होगा 1 या 2 बार भी, तो उसमें से इस पेपर में आज के 10 से 12 क्वेश्चन आए हुए हैं। इवन ये चीज़ मैंने खुद चेक की हुई है। तो आप लोग प्लीज़ जब भी कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं, मैं ये चीज़ आपको इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपके मन में डाउट होता है कि आपको SSC का पेपर ही देखना है जब आपका पेपर होता है, आप किसी दूसरे जगह के नर्सिंग ऑफिसर के पेपर देखना ही नहीं चाहते हैं, इवन सॉल्व भी नहीं करना चाहते हैं, तो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। जैसा मैंने आपको कल एक पेपर सॉल्व करवाया था रात में ANM का, फिर आपको मैंने CHO का पेपर उसके 2 दिन पहले सॉल्व करवाया था, तो उनमें भी क्वेश्चन मैच करते हैं, इवन 10-10, 15-15 क्वेश्चन आपको मैच कर जाते हैं। ऐसे ही जो आज का पेपर हुआ है, इसमें एम्स के और जो JIPMER का पेपर हुआ है, इन दोनों के पेपर्स के कम से कम JIPMER के तो 12-13 क्वेश्चन तक आए हुए हैं, और एम्स में जो पहले प्रीवियस पेपर हुए हैं बिना नॉर्सेट के पहले, उनमें से भी यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही चीज़ इसलिए रिपीट करती हूँ बार बार, ताकि आप जब भी कोई भी अपकमिंग एग्ज़ाम देते हैं तो आपके पास जो भी पेपर्स हैं आप उनको एक बार रीचेक ज़रूर कर लिया कीजिए। तो यहाँ पर है कि आपको पता कैसे चलेगा कि एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया हुआ है। एक्सर्शन डिस्निया, इजी फटीग ऑन एक्सर्शन, ब्रेडिकार्डिया ट्रेस्ट या फिर पोस्टरल हाइपोटेंशन। तो ये यहाँ पर आपको पता चलेगा कि पेशेंट बहुत ही फास्ट तरीके से थकेगा, इजी फटीग ऑन एक्सर्शन। नेक्स्ट वन इज 30-year-old patient has an ulcer over lateral malleus. Nurse caring for the patient understand the pain of the patient is due to। तो यहाँ पर 30-year-old person है, अल्सर ओवर लेटरल मेलियस। मेलियस क्या पीछे की तरफ एक बोन होगी, मेलियोलस है जो, तो यदि
वहाँ पे पेन हो रहा है, तो ये पेन किसके कारण हो रहा है? ये पेन हो रहा है इस्चीमिया के कारण। किसके कारण? इस्चीमिया के कारण। नेक्स्ट वन इज a parent bring a toddler aged 18 months to the clinic for a regular checkup. When palpating the toddler's fontanelles, what should the nurse expect to find? यदि 18 महीने के टोडलर को क्लिनिक लाया गया है, आप चेकअप करते हैं तो क्या पता चलेगा? क्लोज्ड एंटीरियर फॉन्टेनल एंड ओपन पोस्टीरियर, तो ऐसा नहीं है। फिर सेकेंड है ओपन एंटीरियर फॉन्टेनल, क्लोज्ड पोस्टीरियर, क्लोज्ड एंटीरियर पोस्टीरियर फॉन्टेनल या फिर ओपन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनल। तो 12 से 18 महीने में एंटीरियर फॉन्टेनल क्लोज हो जाते हैं और इनिशियल मंथ में पोस्टीरियर क्लोज हो जाते हैं। तो 18 महीने का बच्चा यदि आया है, टोडलर क्लिनिक पे आया है, तो उसके जो एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों फॉन्टेनल्स क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज a 1-year-old child presented to the OPD with the history of short stature, tiredness and constipation. Examination revealed a palpable goiter. Serum T4 was decreased and TSH level were increased, which is the most probable diagnosis. तो यहाँ पर बच्चे में कौन सा डायग्नोसिस होगा कि बच्चा 1 साल का है, OPD आया है, शॉर्ट स्टेचर है, टायर्ड है, कॉन्स्टिपेटेड है, टेस्ट किए पता चला कि बच्चे को ग्वाइटर है। एग्जामिनेशन से पता चला ग्वाइटर है, टेस्ट किए तो T4 बढ़ा हुआ है, TSH का लेवल T4 घटा है, TSH बढ़ा हुआ है। तो ये क्या है? थायराइड डिसजेनेसिस, थायराइड डिसहार्मोनोजेनेसिस, TSH रिसेप्टर ब्लॉकिंग एंटीबॉडी या फिर सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म। बच्चे को जो चीज़ हुई है वो है थायराइड डिसहार्मोनोजेनेसिस। नेक्स्ट वन इज डिप्रेशन इज, तो डिप्रेशन क्या है? नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग, इज नॉट अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग, इंक्लूड सिम्टम्स सच एज लॉस ऑफ इंटरेस्ट, सैडनेस, वेट लॉस एंड वर्थलेस फीलिंग। अब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन का है बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल सही कि डिप्रेशन एजिंग का मतलब आप बूढ़े होते जाते तो आप डिप्रेस तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, लेकिन इसके सिम्टम है कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट, सैडनेस, वेट लॉस, बर्थलेस एंड फीलिंग, बर्थलेस फीलिंग। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन, अ क्लाइंट इज एडमिटेड टू द साइकेट्रिक यूनिट ऑफ अ लोकल हॉस्पिटल विथ क्रॉनिक अनडिफरेंशिएटेड सिजोफेनिया। During the next several days, the client is seen laughing, yelling and talking to herself. This behavior is characteristics of। यदि साइकेट्रिक यूनिट में किसी पेशेंट को एडमिट किया गया है, उसको क्या है? क्रॉनिक लंबे टाइम से अनडिफरेंशिएटेड सिजोफेनिया है। कुछ टाइम के बाद वो मरीज हंस रहा है, बात कर रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन किससे? खुद से। तो ये क्या है? डेल्यूजन है, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन है, एल्यूजन है कि हेल्यूसिनेशन है? ये उस पर्सन का क्या है? ये उस पर्सन का हेल्यूसिनेशन। क्या है? हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट इज अ क्लाइंट विथ क्रॉनिक सिजोफेनिया हु टेक्स न्यूरोलेप्टिक मेडिकेशन इज एडमिटेड टू द साइकेट्रिक यूनिट। नर्सिंग असेसमेंट रिवील्स रिजिडिटी, फीवर, हाइपरटेंशन एंड डायफोरेसिस, मतलब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। दीज फाइंडिंग सजेस्ट विच लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन। पर्सन यहाँ पर न्यूरोलेप्टिक मेडिकेशन ले रहा है। सबसे पहली चीज़, साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट हुआ है तो उसको फीवर है, हाइपरटेंशन है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। अब यहाँ पर आपको कौन सी सिचुएशन होगी? टायर्ड डिस्काइनेसिया, डिस्टोनिया, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम या फिर अकाथीसिया। तो जो यहाँ पर साइन कहे हैं, न्यूरोलेप्टिक मेडिकेशन वो ले रहा है, सिजोफेनिया हुआ है उसको लंबे टाइम से, तो हो गया उसको न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। क्या है? न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, क्योंकि टायर्ड डिस्काइनेसिया में फीवर नहीं आता है, बाकी बीपी लो होता है, ना कि बढ़ेगा। नेक्स्ट वन इज व्हेन टीचिंग अ पेशेंट हु हैज अ डायग्नोसिस ऑफ सिजोफेनिया अबाउट सक्सेस इंडिपेंडेंट लिविंग इन द कम्युनिटी, अ नर्स शुड इनकरेज द पेशेंट टू। यदि किसी पेशेंट को आप पढ़ाते हैं जिसको सिजोफेनिया हुआ है, सिजोफेनिया क्यों हुआ है? सक्सेस इंडिपेंडेंट लिविंग, जब वो अपनी सोसाइटी में रहता था तो बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल पर्सन था। तो यहाँ पर है क्या जो आप पर्सन को किस चीज़ के लिए इनकरेज करेंगे? एस्टेब्लिश अ स्ट्रक्चर डेली रूटीन, स्पेंड टाइम अलोन, प्लान अ प्रोग्राम ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट, डिसकंटिन्यू मेडिकेशन व्हेन सिम्टम डिसअपीयर। तो ऐसे केस में आप इस पर्सन के लिए क्या करेंगे? तो इस तरीके के मरीजों को कभी भी अकेला तो छोड़ा नहीं जाता है, अदरवाइज वो कुछ भी कर जाते हैं। फिर
यहाँ पर आपका जो होगा वो क्या होगा आपका एस्टैब्लिश अ स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन। नेक्स्ट इज द ड्रग विच इज़ यूज टू क्रिएट अवर्जन इन अल्कोहल डिपेंडेंसी। तो एवर्जन थेरेपी के तौर पे कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है? एमोमॉर्फिन, प्रोप्रानोल, डाइजेपाम या डाइसल्फ्राम। तो होती डाइसल्फ्राम, इसको डिटरेंट एजेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इन द कम्युनिटी। आयरन की कमी है या नहीं कैसे पता चलता है? तो ये पता चलेगा सीरम फेरिटिन टेस्ट से। नेक्स्ट इज inadequate intake by the pregnant woman of which vitamin can cause neural tube defect? फॉलिक एसिड, थियामिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन। एनटीडी प्रेगनेंसी में कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो होता है फॉलिक एसिड की कमी के कारण। इसीलिए एज सून एज प्रेगनेंसी पता चलती है या फिर कंसीव करना चाहते हैं, फॉलिक एसिड दिया जाने लगता है ताकि बच्चे को आप न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचा सकें। नेक्स्ट इज ह्यूमन मिल्क इज रिच इन ऑल एक्सेप्ट। ये सबको क्वेश्चन पता है इसलिए इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगी। ऑप्शन में विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, विटामिन ई। अब यहाँ पर ये भी बता दूं कि आपका ऑप्शन आंसर इन दो में से एक होगा, आयरन या फिर विटामिन सी में से एक। आप लोग आंसर जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 63। नेक्स्ट इज इन HIV मैक्सिमम रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन इज। HIV में जो मैक्सिमम रिस्क किसके कारण होगा? होमोसेक्सुअल, ब्लड, हेट्रोसेक्सुअल की निडल प्रिक। ये होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट इज विच इज़ द कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ कॉपर टी अमंग द फॉलोइंग। कॉपर टी का सबसे कॉमन साइड इफेक्ट होता है ब्लीडिंग। सेकंड वन इज द पेन। ऑप्शन में पेन, ब्लीडिंग, परफोरेशन या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MTP कैन बी डन अप टू 12 वीक्स, 16 वीक, 20 वीक्स या फिर 10 वीक्स। तो MTP है जो अभी 20 वीक्स, यहाँ पर रिवाइज किया गया था जब 20 वीक्स है, और जो अमेंडमेंट एक्ट है उसमें 24 भी कर दिया है। नेक्स्ट इज डॉट्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो डॉट्स ट्रीटमेंट किस में यूज़ किया जाता है? TB, लेप्रोसी, मलेरिया की फाइलेरिया। तो किस में होता है? ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में एटलीस्ट 6 to 12 मंथ तक। नेक्स्ट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड ORS सॉल्यूशन शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर। तो ORS सॉल्यूशन को कितने टाइम के बाद है जो यूज़ नहीं किया जाता है? 4 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे की 24 घंटे। तो ये 24 घंटे के बाद यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइन विल इंडिकेट दैट अ यंग चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर निमोनिया। कैसे पता चलेगा कि बच्चे को सीवियर निमोनिया हुआ है? डिस्निया से, वीजिंग से, फास्ट ब्रीदिंग से कि चेस्ट इंड्रॉइंग से? निमोनिया का जो क्लासिकल साइन होता है बच्चों में वो होता है चेस्ट इंड्रॉइंग। वीजिंग होता है कब? जब बच्चे को अस्थमेटिक टाइप के लक्षण दिख रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा नैरो हो गई हो ब्रोंकाइट, तो यहाँ पर जब वीजिंग साउंड भी दिखने लगेंगे। लेकिन चेस्ट इंड्रॉइंग जो क्लासिकल साइन होता है निमोनिया का। नेक्स्ट इज अ पेशेंट गिव्स अ हिस्ट्री दैट शी हैज मिस्ड अ सिंगल डोज ऑफ हर कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू एडवाइज हर। यदि किसी पर्सन ने अपनी OCP पिल्स की एक पिल मिस कर दी तो आप क्या कहेंगे? कंटिन्यू विद द कोर्स विदाउट रिगार्ड टू द मिस्ड डोज, टेक 2 pills द नेक्स्ट डे एंड कंटिन्यू विद द कोर्स, टेक 2 pills एवरी डे फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कोर्स, या फिर डिसकंटिन्यू द कोर्स एंड यूज एन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो यदि इस एक डोज मिस हो गया है तो आप उसको कहेंगे कि दूसरे दिन आप 2 मेडिसिन लेके अपना जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं OCP का वो कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे आपको ये तो डेली 2-2 लेने की ज़रूरत नहीं है, ना तो डिसकंटिन्यू करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर में अफेक्ट द ड्रग एब्जॉर्प्शन रेट फ्रॉम IM इंजेक्शन साइट। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट में कौन सा फैक्टर ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा? मसल टोन, मसल स्ट्रेंथ, अमाउंट ऑफ बॉडी फैट एट इंजेक्शन साइट या ब्लड फ्लो टू द इंजेक्शन साइट। तो यहाँ पर जो अफेक्ट करने वाला पार्ट होगा वो ब्लड फ्लो वाला, ब्लड फ्लो टू द इंजेक्शन साइट। नेक्स्ट है यहाँ पर ड्रग दैट इंक्रीज बोथ सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। कौन सी मेडिसिन है जो लंबे टाइम तक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक BP को बढ़ाने का काम करेगी? ऑप्शन में यहाँ पर डोपामाइन, एफेड्रिन, एपिनेफ्रिन या फिर डोब्यूटामाइन। तो यहाँ पर जो मेडिकेशन होगी वो होगी एफेड्रिन। क्या है एफेड्रिन? जो कि हाइपोटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। ये क्या है? सिम्प्थोमेटिक क्लास की ड्रग है जो कि जनरली क्या करेगी? यदि लंबे टाइम तक
क्या है, यदि पर्सन के लिए लो बीपी की सिचुएशन हो रही है और उसने सर्जरी के टाइम पे मान लीजिए किसी भी पर्सन ने एनेस्थीसिया लिया है तो उस टाइम पे बीपी क्या होता है और डाउन होने लगेगा, तो ऐसे केस में जो ड्रग दी जाती है वो एफिड्रिन। नेक्स्ट इज पैरासीटामोल इज एन, तो पैरासीटामोल के एंटीपायरेटिक, एंटीटसिव, एंटीबायोटिक या एंटी एमेटिक, सबको पता है पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक है। ग्लूकोज इज एडेड इन ओआरएस, ओआरएस में ग्लूकोज क्यों ऐड किया जाता है, इम्प्रूव द टेस्ट, डिक्रीज बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन, इंक्रीज द स्टेबिलिटी या फिर इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। तो ओआरएस है जो क्यों दिया जाता है, सॉरी ग्लूकोज में ओआरएस क्यों ऐड किया जाता है। नेक्स्ट इज साइड इफेक्ट ऑफ ओसीपी आर ऑल एक्सेप्ट, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के सभी साइड इफेक्ट हैं किसी एक को छोड़कर। इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, वीनस थ्रोम्बोसिस होगा, हेडेक होगा, लेकिन ओवरियन कैंसर में इवन ओसीपी पिल्स हैं जो यूज़ की जाती हैं ट्रीट करने के लिए, तो यहाँ पर इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग होम विजिट नर्स माला फाउंड नो साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन 7 weeks ओल्ड चाइल्ड हु हैड डायरिया फॉर लास्ट 2 weeks, दिस चाइल्ड इज हैविंग, बच्चे को 2 वीक से डायरिया है लेकिन डिहाइड्रेशन नहीं है, तो ये क्या है, परसिस्टेंट है, एक्यूट है, डिसेंट्री है कि सीवियर डिसेंट्री है। 2 वीक का डायरिया क्या कहलाता है, और जब डिहाइड्रेशन प्रेजेंट ना हो तो ये कहलाता है परसिस्टेंट डायरिया। क्या कहलाएगा, परसिस्टेंट डायरिया। नेक्स्ट वन इज फॉलोइंग वैसेक्टोमी फॉर फैमिली प्लानिंग, अ पेशेंट शुड बी एडवाइज टू यूज सम अदर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन टिल, यदि वैसेक्टोमी हुई है तो यहाँ पर कौन सी अदर मेथड को आप यूज़ करने को कहेंगे, कब तक के लिए, रिमूवल ऑफ ऑल सूचर, पेन कम्प्लीटली सबसाइड 2 weeks या फिर 8 weeks के लिए, तो एटलीस्ट 90 दिन के लिए कहा जाता है कि आप 90 दिनों तक कोई अदर मेथड अपनाइए। लेकिन यहाँ पर जब ऑप्शन में आपको है तो आप 8 week भी कह सकते हैं, इतना 8 weeks। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स डज अ नर्स यूज टू असेस द कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ अ क्लाइंट, तो आप कॉग्निटिव फंक्शन चेक करने के लिए कौन सा टूल यूज़ करेंगे, इससे आ रहा पॉलीक्रोमेटिक प्लेट्स, रॉरचेक इंक ब्लॉट टेस्ट, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और MMSE या फिर गोल्डबर्ग डिप्रेशन स्केल, कौन सा टेस्ट यहाँ पे आप यूज़ करेंगे कॉग्निटिव फंक्शन को चेक करने के लिए। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी आंसर आपका ए है, बट यदि आपको लगता है कि इस आंसर में क्वेश्चन नंबर 78 में कुछ मिस्टेक हुई है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में चीज़ बताना, क्योंकि थोड़ा सा डाउट है मुझे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन इज 60-year-old man had undergone cardiac bypass surgery 2 days back. Now he started forgetting things and was not able to recall names and phone number of his relatives. What is the probable diagnosis? यदि 60 साल के मरीज की कार्डियक बाईपास सर्जरी हुई है 2 दिन पहले, आफ्टर द सर्जरी वो भूल गया है अपने रिलेटिव्स के नाम, फ़ोन नंबर, तो ये क्या है, डिप्रेशन है, पोस्ट ट्रॉमेटिक साइकोसिस है, कॉग्निटिव डिसफंक्शन है कि अल्जाइमर है, कॉग्निटिव डिसफंक्शन। नेक्स्ट इज अ क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग एंजाइटी अटैक, द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन शुड बी, यदि किसी को एंजाइटी अटैक आता है तो आप क्या करेंगे, टर्निंग ऑन द टेलीविजन, लीविंग द क्लाइंट अलोन, स्टेइंग विद द क्लाइंट, स्पीकिंग इन शॉर्ट सेंटेंस या फिर आस्क द क्लाइंट टू प्ले विथ अदर्स क्लाइंट। तो यदि किसी मरीज को एंजाइटी अटैक आता है तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे, मरीज के साथ रुकेंगे और उससे छोटे छोटे सेंटेंस में बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी, यहाँ पर कहा है कि जो फर्टाइल विंडो पीरियड कौन सा है, midway between 7th and 8th day of ovulation, immediately after starting of menses, 14 days after the beginning of period, 7 days before the next period is expected। क्या होगा यहाँ पे आपका आंसर, तो होगा 14 days after the beginning of period। Next one is inspection of the uterine cavity by endoscopy with access through the cervix is known as, क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि यूट्राइन कैविटी के थ्रू, एंडोस्कोपी के थ्रू आपको सर्विक्स को देखना है, तो क्या कहलाएगा, हिस्ट्रोस्कोपी, साल्पिंगोस्कोपी, साल्पिंगोग्राम या फिर हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी। तो यहाँ पर एंडोस्कोपी के थ्रू जब ओनली सर्विक्स को देखा जाना है तो ये कहलाएगा हिस्ट्रोस्कोपी। क्या होगा, हिस्ट्रोस्कोपी।
नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग आयरन सप्लीमेंटेशन। आयरन सप्लीमेंटेशन को लेके सही पॉइंट क्या है? टेकिंग अलॉन्ग विद द मिल्क, टेकिंग अलॉन्ग विद लेमन जूस, टेकिंग अलॉन्ग विद वाटर, टेकिंग आफ्टर फूड। तो आयरन सप्लीमेंटेशन को लेके हमेशा डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि सिट्रस फ्रूट के साथ लीजिए, पॉसिबल हो तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि टेक इट अलॉन्ग विद द लेमन जूस। नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का मतलब क्या है? ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन टिल फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स टू एक्सपल्सन ऑफ फीटस, एक्सपल्सन ऑफ फीटस टू एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, फिर ऑब्जर्वेशन फॉर एटलीस्ट 1 आवर आफ्टर द एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। फर्स्ट स्टेज आपकी ये है जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। सेकंड स्टेज है आपकी ऑप्शन नंबर बी वाली, थर्ड स्टेज है एक्सपल्सन वाली और फोर्थ है ऑब्जर्वेशनरी वाली। क्लियर? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? सेकेंड स्टेज क्या है? फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स टू एक्सपल्सन ऑफ फीटस, थर्ड में एक्सपल्सन टू फीटस से लेके प्लेसेंटा का एक्सपल्सन, फोर्थ इज ऑब्जर्वेशनरी। नेक्स्ट वन इज कॉमन टाइप ऑफ ओवेरियन कैंसर इज। तो ओवेरियन कैंसर का सबसे कॉमन टाइप कौन सा है? एडिनोकार्सिनोमास, एंडोमेट्रियल ट्यूमर्स, एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर, म्यूसिनस एंड एडिनोकार्सिनोमास। तो 80% तक जो ओवेरियन कैंसर होते हैं वो होते हैं एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर। कितने? 75 से 80% तक वो एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर होंगे। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द हाई रिस्क इन्फेंट अमंग द फॉलोइंग। तो इनमें से हाई रिस्क इन्फेंट कौन सा होगा? इन्फेंट विथ बर्थ वेट 2.5 kg मतलब ये नॉर्मल है, इन्फेंट ऑन आर्टिफिशियल फीडिंग, या फिर इन्फेंट विथ बर्थ वेट 2 kg, या फिर इन्फेंट विथ अबगार स्कोर 8। अबगार स्कोर भी सही है, दोनों सही है। अब आर्टिफिशियल फीडिंग वाला है और बर्थ वेट 2 kg। तो हाई रिस्क में यहाँ पर जो केयर की जरूरत पड़ेगी वो होगा 2 kg वाला। नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ डिलीवरी रूम टू मेंटेन वार्मथ फॉर न्यूनेट। डिलीवरी रूम का टेम्परेचर कितना होगा कि डिलीवरी के बाद जो न्यूनेट हुआ है उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे, गर्माहट क्योंकि ज़रूरत पड़ती है। 21 से 24 डिग्री सेल्सियस, 25 टू 28 डिग्री सेल्सियस, 28 टू 30 डिग्री सेल्सियस, या फिर अबव 30 डिग्री सेल्सियस। तो डिलीवरी रूम का और लेबर रूम का यदि आपको टेम्परेचर पूछा जाता है तो होता है 25 से 28 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशन रिक्वायर्ड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। किस केस में बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज करने की जरूरत पड़ेगी? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, परनीसियस एनीमिया में, थैलेसीमिया में, कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी में। तो ये जरूरत पड़ेगी आपको थैलेसीमिया के मरीज में। नेक्स्ट वन इज इन एन इन्फेंट द इम्पोर्टेंट क्लिनिकल फाइंडिंग विच मेक्स वन टू सस्पेक्ट इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल टेंशन। तो यहाँ पर कौन सी फाइंडिंग है जिससे पता चलेगा कि इन्फेंट में इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है? फीवर से, सनकेनाइज से, टैकिपनिया से, कि वल्स्ड एंटीरियर फॉन्टेनेल से। तो इन्फेंसी पीरियड में बात की जा रही है तो एंटीरियर फॉन्टेनेल क्या रहेगा? वल्स रहेगा, क्योंकि ये 3 महीने में तो क्लोज ही हो पाएगा, इसीलिए यहाँ पर एंटीरियर फॉन्टेनेल कैसा रहेगा? वल्स रहेगा। नेक्स्ट इज विच इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम वाले मरीज में कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? ओबेसिटी, क्वाशियोरकर, मरासमस, की विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो जो डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट होते हैं उनमें जो डेफिशिएंसी होगी वो किसकी होगी? क्वाशियोरकर। किसकी? प्रोटीन की। कौन सी होगी? प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है जनरली किसमें? डाउन सिंड्रोम वाले मरीज में। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आएगी वो क्या होगी? क्वाशियोरकर। नेक्स्ट इज ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट लेप्रोसी। तो लेप्रोसी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या? रिफाम्सिन, एसाइक्लोविर, जिडोविडिन, की डेप्सोन। रिफाम्सिन टीबी की है, एसाइक्लोविर एक एंटीवायरल ड्रग है, जिडोविडिन एड्स के लिए है। जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है? डेप्सोन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट स्टरलाइज्ड बाय एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से सक्शन कैथेटर किए जाएंगे, एनीमा ट्यूब की जाएगी, एनजी ट्यूब की जाएगी, लेकिन सर्जिकल इंसीजर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से स्टरलाइज नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। अब इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बताया है, क्योंकि मैंने कहा था कि 2 क्वेश्चन रिपीट है एक तरीके से। सबसे इफेक्टिव मोड कौन सा है? सेक्सुअल है,
ब्लड प्रोडक्ट से या निडल सिरिंज से कि मदर से बेबी में होने वाला है। When the patient is acquiring infection from another patient, it's known as, तो जो इन्फेक्शन किसी दूसरे मरीज से लग जाए वो क्या होगा, क्रॉस, हाइड्रोजेनिक, अपॉर्चुनिस्टिक कि नोजोकोमियल। तो एक इन्फेक्शन दूसरे मरीज से लग रहा है तो कहलाएगा नोजोकोमियल इन्फेक्शन और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्स्ट्रा थोरेसिक टीबी इन चिल्ड्रन। तो एक्स्ट्रा थोरेसिक टीबी बच्चों में कौन सी होगी, लिम्फ नोड में होगी, स्केलेटन में होगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होगी कि हार्ट में होगी, तो एक करती है जनरली लिम्फ नोड को अफेक्ट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट बिटवीन ह्यूमन एंड काउ मिल्क। तो गाय और ह्यूमन के जो ब्रेस्ट मिल्क में क्या डिफरेंट है, प्रोटीन फैट का, प्रोटीन शुगर का, प्रोटीन लैक्टोज का कि मिनरल्स का। मेन अफेक्ट होता है प्रोटीन और लैक्टोज का, किसका, प्रोटीन और लैक्टोज का। नेक्स्ट इज द सब्सटेंस डिपॉजिट इन स्किन एंड स्क्लेरा इन जॉइंटिस। जो सब्सटेंस स्किन और स्क्लेरा में डिपॉजिट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, वो क्या है, बिलिरुबिन सबको पता है कौन सा, डायरेक्ट और अनकॉन्जुगेटेड, डायरेक्ट और कॉन्जुगेटेड, ब्लीबर्डिन या फिर स्टेरोकोवलिन। कौन सा यहाँ पर आपका आंसर होगा, वो इनडायरेक्ट और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। नेक्स्ट इज आयरन इज डेफिशिएंट इन, किसमें आयरन नहीं होगा, सेरेल्स में, मेजिकॉर्न में, पल्सेस में कि मिल्क में, तो आयरन नहीं होगा दूध में। नेक्स्ट इज मेन फंक्शन ऑफ विटामिन सी इन द बॉडी। तो विटामिन सी का क्या काम है हमारे शरीर में मेनली, कोएंजाइम फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म, रेगुलेशन ऑफ लिपिड सिंथेसिस, इन्वॉल्वमेंट एज एंटीऑक्सीडेंट या इनहिबिशन ऑफ सेल ग्रोथ। मेन फंक्शन होता है विटामिन सी का ह्यूमन बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर। लास्ट है क्वेश्चन, फिनाइल कीटोयूरिया इज डिटेक्टेड इन विच यूरिन टेस्ट, गुथरा टेस्ट, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट, ब्लड टेस्ट की फेरिक क्लोराइड। तो गुथरा टेस्ट। तो ये था आपका OSSC का आज का पेपर। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जब भी कहीं का भी पेपर दिया करें, प्लीज़ अलग अलग जगह के पेपर एक बार जरूर चेक कर लिया करें, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैच करते हुए आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।